दोस्तों, आज की कहानी है माधवपुर के घने जंगलों की, जहां मिस्टर जोसेफ और उनकी मेम अमेरिका से आए मशहूर निशानेबाज अपना शिकार का शौक पूरा करने आए थे। इस खतरनाक मुहिम में उनकी मदद के लिए सरकार की तरफ से जिन शख्स को चुना गया, वो थे मशहूर शिकारी और लेखक इश्तियाक अली अलवी साहब। ये कहानी सिर्फ शिकार की नहीं है। ये कहानी है उस लम्हे की जब एक बिल्कुल आम सा शिकार धीरे धीरे मौत के मुंह की तरफ बढ़ने लगता है। माधवपुर का जंगल, बाघ की दहाड़ और हर कदम पर छुपा हुआ खतरा, सब कुछ इस कहानी को एक जिंदा डरावना तजुर्बा बना देता है। तो दोस्तों, अगर आप जंगल की असली कहानियां, मैन ईटर बाघ का खौफ और शिकारी और मौत के बीच का फासला महसूस करना चाहते हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनना। और ऐसे ही असली जंगल एडवेंचर स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं इश्तियाक अली अलवी साहब की ये खौफनाक कहानी। मिस्टर जोसेफ और उनकी मेम अमेरिका के मशहूर निशानाबाज बाघ के शिकार के शौक में हिंदुस्तान के सरकारी मेहमान थे। माधोपुर के जंगलों में घूमते घूमते उन्हें एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका था। माधोपुर का ये जंगल सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं था, बल्कि कुदरत का एक ऐसा भूल भुलैया था जहां इंसान का कदम पड़ते ही वक्त जैसे धीरे चलने लगता। इस जगह की ज्योग्राफी शिकारी को अपनी ओर खींचती भी थी और अंदर ही अंदर डराती भी। कहीं गहरी खाइयां, कहीं पुरानी चट्टानों की लंबी कतारें और ऊपर साल और सागवान के ऊंचे पेड़ जो आसमान को पूरी तरह ढक लेते थे। जमीन पर सूखे पत्तों की इतनी मोटी परत जमी थी कि अगर जरा सी भी लापरवाही होती तो पैर रखते ही चरचराहट मीलों दूर तक सुनाई देती। यह आवाज जंगल में शिकारी की मौजूदगी का ऐलान बन जाती। हवा में नमी थी, सड़ी हुई लकड़ी और जंगली फूलों की भारी सी बू घुली हुई थी जो सांस के साथ सीने में उतर जाती। कहीं कहीं जंगली नाले बहते थे जिनका पानी पत्थरों से टकराकर लगातार एक अजीब सा शोर पैदा करता रहता। इस शोर के पीछे बाघ के दबे पांव चलने की आहट सुनना लगभग नामुमकिन था। मिस्टर जोसेफ और उनकी मेम धीरे धीरे इस वीराने का हिस्सा बनते जा रहे थे और ये तन्हाई उनके होश व हवास को और ज्यादा तेज कर रही थी। उनके आसपास दूर दूर तक किसी भी इंसानी बस्ती का निशान नहीं था। जिस सरकारी गेस्ट हाउस में वो ठहरे हुए थे, वो भी सभ्यता की आखिरी सीमा से कई मील दूर एक ऊंचे टीले पर बना हुआ था। यहाँ रेडियो के सिग्नल भी दम तोड़ देते थे और बाहरी दुनिया से उनका रिश्ता पूरी तरह कट चुका था। जंगल की खामोशी बेआवाज नहीं थी। दूर कहीं लंगूरों की अचानक चीख या किसी अनजान परिंदे के पंखों की फड़फड़ाहट इस सन्नाटे को और गहरा बना देती। रात को जब ये जोड़ा आग के इर्द गिर्द बैठता तो उन्हें महसूस होता जैसे अंधेरे की उस पार हजारों आंखें उन पर जमी हुई हैं और जंगल उनकी हर सांस गिन रहा है। फिजा में एक अजीब सी भारी संगीनी जम चुकी थी, जैसे वक्त खुद अपनी सांस रोके खड़ा हो। दूर दूर तक बाघ की दहाड़ गूंज रही थी। जो सिर्फ आवाज नहीं थी, बल्कि पूरे इलाके के लिए एक खौफनाक पैगाम बन चुकी थी। ये दहाड़ें उस बाघिन के फिराक में उठ रही थीं जो गरमाई हुई थी और जिसके चक्कर में जंगल का सारा संतुलन बिगड़ चुका था। हर दहाड़ के साथ लोगों के दिलों में एक नई थरथराहट दौड़ जाती। गांव के कच्चे घर, खेतों के किनारे और जंगली रास्ते सब जैसे इस आवाज से कांप उठते। जो रास्ते कभी जिंदगी से भरे रहते थे, आज वो उजड़े हुए कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रहे थे। तन्हा आदमी तो दूर, हिम्मत वाले भी अकेला निकलने से कतराते थे। जब तक 10-20 लोग एक झुंड में लाठियां हाथ में लिए सांस रोके हुए न गुजरते, रास्ता बिल्कुल सुनसान रहता। उनके गुजरते ही फिर से वही खौफनाक खामोशी छा जाती। खेतों में हल की आवाज बंद हो चुकी थी। लकड़ी काटने वालों के कुल्हाड़े जंग खा रहे थे
और बाजार सिर्फ बंद नहीं थे बल्कि खौफ की मुहर से सील हो चुके थे। किसान जिनकी जिंदगी मिट्टी से जुड़ी होती है, अब अपने ही आंगन में कैदी बनकर रह गए थे। चार दीवारी जो कभी हिफाजत की निशानी थी, अब सिर्फ एक धोखा लगने लगी थी। इंसान हो या मवेशी, हर कोई ये जानता था कि कच्ची दीवारें और लकड़ी के दरवाजे इन बाघों के आगे बेकार हैं। जंगल के अफसरों का जारी किया हुआ खतरे का ऐलान सिर्फ कागज नहीं था, बल्कि पूरे इलाके के खौफ पर सरकारी मोहर था। इस ऐलान ने अंदेशे को यकीन में बदल दिया था। अब ये बाघ सिर्फ जंगल के बादशाह नहीं रहे थे, बल्कि बस्तियों की किस्मत तय करने लगे थे। इन बाघों की फितरत में एक भयानक तब्दीली आ चुकी थी। ये सिर्फ भूख मिटाने के लिए शिकार नहीं कर रहे थे, बल्कि अपनी ताकत और वहशत दिखाने के लिए इंसान और मवेशी को मार रहे थे। खून बहाकर लाशें यूं ही छोड़ देना इस बात का सबूत था कि जिंदगी की कीमत उनके लिए अब कुछ भी नहीं रह गई थी। शिकारियों के बांधे हुए पादे भी उन्हें अपनी ओर नहीं खींच पाते थे, जैसे वो इंसानी चालों की बू पहले ही पहचान लेते हों। और अगर कभी वो उन पादों के पास आते भी तो वहां एक नहीं बल्कि कई नर बाघ एक साथ टूट पड़ते। ये भूख का नहीं बल्कि बढ़ोतरी की जंग का मंजर होता, जिसमें जंगल की हवा भी थर्राने लगती। इस पूरे खौफ के पीछे असल वजह वही गरमाई हुई बाघिन थी। हर नर बाघ उसके सामने अपनी ताकत और खूंखारी का सबूत पेश करना चाहता था। दहाड़ें, जमीन पर पड़ते भारी पंजे और हवा में उड़ता गर्द, सब मिलकर जंगल को एक जिंदा जहन्नुम बना रहे थे। और इसी खौफ के दायरे को तोड़ने के लिए आखिर ये फैसला हुआ कि बाघिन का पीछा किया जाए। कहीं हाथी की ऊंची पीठ पर बैठकर और कहीं जान को हथेली पर रखकर पैदल जंगल के हर उस रास्ते को छान मारा जाए जहां मौत के कदम पड़ चुके थे। इस बाघिन का शिकार का क्षेत्र तकरीबन 20 मील था। इसी तलाश के दौरान हम एक ऐसे नाले के साथ साथ बढ़ रहे थे जहां कुदरत का हुस्न और उसकी दहशत दोनों एक साथ महसूस होती थी। मैं, मिस्टर जोसेफ और उनकी मेम हाथी पर सवार उस तंग और खामोश रास्ते से गुजर रहे थे। हाथी के भारी कदम सूखे पत्थरों और रेत पर दबी दबी गूंज पैदा कर रहे थे। आसपास की खामोशी इतनी गहरी थी कि दूर कहीं सूखा पत्ता गिरने की आवाज़ भी झटका दे जाती। नाले के दोनों किनारे ज़मीन से 3-4 गज ऊंचे उठे हुए थे, जैसे कुदरत ने खुद दीवारें खड़ी कर दी हों। इन किनारों पर घनी और उलझी हुई झाड़ियों का ऐसा जाल था जिसके पार कुछ भी देख पाना नामुमकिन था। वो झाड़ियाँ इतनी घनी थीं कि उनके पीछे पूरा लश्कर भी छुपा हो तो भी किसी को खबर ना हो। मिस्टर जोसेफ और उनकी मेम बार बार उन ऊंचे किनारों की ओर देख रहे थे जहां से किसी भी पल मौत झपट सकती थी। हाथी जब नाले की गहराई में चलता तो ये झाड़ियां बिल्कुल आंखों के सामने आ जातीं। इससे ये एहसास और भी तेज हो जाता कि हम नीचे से गुजर रहे हैं और शिकारी ऊपर से निगाह जमा सकता है। हर झाड़ी का हल्का सा हिलना, हर पत्ते की सरसराहट दिल की धड़कन तेज कर देती। ऐसा लग रहा था जैसे बाघिन हर गुजरते लम्हे के साथ और करीब आ रही हो। वक्त जैसे रुक सा गया था, मगर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। ये कपकपी डर की नहीं थी, बल्कि हद से ज्यादा चौकन्ना होने की थी। कंधों पर टिकी राइफल अब जिस्म का हिस्सा लग रही थी और ट्रिगर पर जमी उंगली इतनी हसास हो चुकी थी कि दिल की धड़कन भी उसे हिला सकती थी। आंखें सिर्फ देख नहीं रही थीं, बल्कि हर रंग, हर साया, हर हरकत को तौल रही थीं। हम सब जैसे एक चलती फिरती कलाबंदी बन चुके थे, जहां हर शख्स अपनी दिशा के सन्नाटे से अकेला लड़ रहा था। नाले के अंदर चलते हुए हम पानी के किनारे बाघ के पगमार्क्स देख रहे थे। ताज़ा पगमार्क्स मिट्टी पर साफ उभर आए थे, जैसे बाघ अभी अभी यहीं से गुजरा हो। हर कदम के साथ तैयारी और भी सख्त होती जा रही थी। आंख, कान और हाथ तीनों अपना अपना फर्ज निभा रहे थे। हाथी अपनी भारी देह संभाले बिना फुजूल हिले धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। जैसे ही वो एक मोड़ पर मुड़ना चाहता था, ऊपर वाले किनारे से, जो सिर्फ 3 गज ऊंचा था, अचानक बाघ की एक भारी और गुस्से भरी गरज गूंज उठी। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे हवा फट गई हो। उसे एक लम्हे में सारी बहादुरी, सारा तजुर्बा, सारी प्लानिंग जम कर रह गई। कानों के पर्दे झंझना उठे,
मिस्टर जोसेफ के सिवाय कोई भी हिम्मत करके उस दिशा में देख ना सका। हम सब जानते थे कि ये बाघ की नाराज़गी दिखाने वाली आवाज़ थी, जिससे हम पहले भी वाकिफ थे। किसी पर घबराहट नहीं छाई थी, बल्कि कुछ पलों के लिए एहसास ही गायब हो गया था। जिस हाल में जो था, वहीं का वहीं रह गया। न डर, न खौफ, न चीख, न भागना। जैसे दिमाग ने हर जज्बा बंद कर दिया हो। गरज की गूंज हवा में थरथराहट छोड़कर रह गई। मगर बाघ अब कहाँ था, ये समझ आना सबसे ज्यादा परेशान करने वाला था। मिस्टर जोसेफ की निगाह बाज की तरह उसी ऊंचाई के गिर्द घूम रही थी जहां से आवाज उठी थी, लेकिन दुश्मन नजर से छुपा हुआ था। जैसे ही हाथी ने अपनी भारी जिसामत के साथ किनारे के मोड़ पर कदम रखा, मंजर अचानक बदल गया। ये सिर्फ मोड़ नहीं था, ये मौत से आमना सामना था। मिस्टर जोसेफ की आंखों से 3 गज ऊपर, सिर्फ 3 गज के फासले पर कुछ साया सा था। किनारे की मिट्टी के ऊपर से कोई साया नहीं, बल्कि बाघ का दहशतनाक और दियों जैसा बड़ा सर अचानक उभर आया। वो इतना करीब था कि उसकी गर्म सांस और जिस्म की तपिश महसूस होने लगी। खुला हुआ जबड़ा, तेज दांत और आंखों में भरी हुई वहशत, सब कुछ सीधा मिस्टर जोसेफ के सामने था। बाघ की गरज अभी हवा में थमी भी नहीं थी कि हाथी की ऊंचाई और किनारे की ऊंचाई ने दोनों को एक ही सतह पर ला खड़ा किया। न पीछे हटने की जगह, न संभलने का वक्त। 3 गज का यह फासला जिंदगी और मौत के बीच की आखिरी लकीर था। वक्त जैसे जम गया। मिस्टर जोसेफ की आंखों के सामने सिर्फ वही खूंखार आंखें और फाड़ने वाले जबड़े थे। उनके हाथ, जो अनेक मर्तबा शिकार पर तन चुके थे, इस लम्हे पत्थर जैसे भारी हो गए। दिमाग बार बार उंगली को ट्रिगर दबाने का हुक्म देता रहा, मगर नर्व्स का रिश्ता टूट चुका था। एक पल का काम एक लंबी सदी बन गया। हैरत इस बात की थी कि फायर नहीं हुआ। मिस्टर जोसेफ बहादुर थे, कमजोर दिल के नहीं थे। ऐसे मौक़ों पर मैंने कई लोगों को चीखते, बेहोश होते देखा है, मगर यहाँ खामोशी थी। चंद सेकंड्स में बाघ का साया जैसे आया था, उसी तेजी से गायब हो गया। उसकी जाने के कुछ सेकंड्स बाद वो भारी खौफ धीरे धीरे पिघलने लगा। सांस जो रुकी हुई थी, दोबारा चल पड़ी। मिस्टर जोसेफ और उनकी मेम के चेहरे जो पीले पड़ चुके थे, वहां जिंदगी की हल्की सी लाली वापस लौट आई। मगर इस सुकून के साथ ही एक गहरी उदासी भी आ बैठी। पिछले 1 हफ्ते की थकान, जागी हुई रातें और बाघ का बार बार नजर आकर गायब हो जाना, सब कुछ याद आ गया। उम्मीद की जो आखिरी किरण थी, वो भी जैसे बुझने लगी। मैंने इस उदासी को महसूस किया और जानबूझकर अपनी आवाज में हौसला भरा। मैंने उन्हें आने वाले परसों को हाके का कह दिया, ताकि इस मायूसी की राख से उम्मीद की एक नई चिंगारी फिर से चल सके। अगले दिन जब 11 बजे की तपती धूप में हाका शुरू हुआ, तो फिजा पर एक बोझल सा दबाव आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल किसी बड़े तूफान से पहले सांस रोके खड़ा हो। चट्टान के बिल्कुल नीचे खुली जमीन पर मिस्टर जोसेफ बिल्कुल तन्हा बैठे थे, बिना किसी सहारे के। उनसे थोड़ी दूर एक पुराने और मोटे पेड़ की आड़ में मैं उनकी मेम के साथ खामोशी से खड़ा था। दोनों ओर से जंगल का सन्नाटा कान में चुभने लगा था। शुरू में दूर से आने वाली आवाजें सिर्फ सरसराहट जैसी थीं, जैसे हवा पत्तों से बातें कर रही हो। फिर धीरे धीरे ये आवाजें तेज होती चली गईं। ढोल की थाप जंगल के दिल की धड़कन बन चुकी थी। पटाखों के लगातार धमाके सन्नाटे को चीर रहे थे
और हाके देने वालों की चीखें अब सिर्फ शोर नहीं रही थीं। उन चीखों में अब खौफ भी शामिल हो चुका था। ये इशारा था कि बाघ हरकत में आ चुका है। जैसे जैसे हथीवानों की आवाज़ करीब आती गई, शिकारियों के सीने और ज्यादा तनने लगे। जमीन के नीचे से हाथियों के भारी कदमों की थपथपाहट महसूस होने लगी। इसका मतलब साफ था, बाघ और मिस्टर जोसेफ के बीच का फासला तेजी से कम हो रहा है। हर दिल में छुपी हुई बेचैनी अब एक सख्त गिरह बन चुकी थी। पेड़ की आड़ में खड़े हम सब की उंगलियां राइफल पर इतनी जोर से जम गईं कि पूरे सफेद पड़ने लगीं। अब जंगल में सिर्फ आवाज नहीं थी, अब मौत की आहट थी, जो झाड़ियों की सरसराहट बनकर करीब आ रही थी। हर गुजरता लम्हा मिस्टर जोसेफ के लिए जिंदगी और मौत की कश्मकश को और तेज कर रहा था। वो चट्टान के साए तले दबकर बैठे थे, जबकि फिजा में बारूद, पसीने और खौफ की मिलीजुली बू फैल चुकी थी। सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था, जैसे हवा भी भारी हो गई हो। अचानक दाहिनी दिशा से चीख उठी, बाघ आ रहा है। इसी के साथ हांका देने वालों का शोर एक तूफान बन गया। उस शोर के बीच बाघ ने एक ऐसी दहाड़ मारी कि जमीन हिल गई। ये दहाड़ नहीं थी, ये जंग का ऐलान था। उसी लम्हे बाघ ने अपना रुख सीधा मिस्टर जोसेफ की ओर मोड़ लिया। अब उसकी रफ्तार सिर्फ तेज नहीं थी, बल्कि कहर बनकर दौड़ रही थी। झाड़ियों के बीच वो कभी छुप जाता, कभी बिजली की तरह बाहर निकल आता। अभी वो लगभग 100 गज दूर था, मगर हर पल वो फासला टूट रहा था। मिस्टर जोसेफ ने लाजवाब सब्र का मुज़ाहरा किया। उनकी नज़र बाघ के मुमकिन रास्ते पर टिकी हुई थी। उन्होंने राइफल का निशाना उस जगह जमा दिया जहां से मौत को गुजरना था। उम्मीद थी कि अब फायर होगा, मगर तभी एक बिल्कुल अनोखी बात हुई। हवा में से कोई भारी चीज पूरी ताकत के साथ मिस्टर जोसेफ की उठी हुई राइफल की नाल से टकरा गई। टकराव इतना तेज था कि राइफल उनके हाथों से छूटकर 2 गज दूर जा गिरी। एक पल के लिए सब कुछ उलट गया। मिस्टर जोसेफ बिल्कुल बेहथियार खड़े थे और मौत उनके बिल्कुल सामने थी। जंगल की सारी आवाजें जैसे एक साथ चीख उठी हों। वो लम्हा हर शिकारी के लिए आखिरी साबित हो सकता था। मिस्टर जोसेफ के आसाब लोहे जैसे मजबूत थे। इतनी भारी गड़बड़ के बावजूद उनके होश ने साथ नहीं छोड़ा। उनकी नज़र फौरन ऊपर गई, जहां से एक बदहवास बंदर जान बचाने के लिए अंधी छलांग लगा चुका था। बाघ की दहशत से घबराकर वो सीधा नीचे गिरा और पत्थर की तरह मिस्टर जोसेफ की उठी हुई राइफल से जा टकराया। इसी अचानक टकराव ने राइफल को उनके हाथ से छीन लिया था, मगर जोसेफ की फुर्ती बिजली से भी तेज थी। उन्होंने एक पल भी ज़ाया किए बिना झपटा मारा और ज़मीन से राइफल उठा ली, जैसे डूबता आदमी तिनके का सहारा पकड़ लेता है। अब वक्त हाथ से निकल रहा था। बाघ सिर्फ 20 गज दूर था, घायल, गुस्से और खून की भूख में भरा हुआ। परिवेश में तनाव इस हद तक बढ़ चुका था कि हर सांस बोझ बन गई थी। इस पूरी अफरा-तफरी, बंदर के अचानक हमले और करीबी मौत के बावजूद मिस्टर जोसेफ ने अपनी हिम्मत को संभाला। उन्होंने निशाना बांधा और ट्रिगर दबाया। राइफल से निकली गोली बाघ के बगल को चीरकर पार हो गई। बाघ के मुंह से ऐसी आवाज निकली कि जंगल का सन्नाटा टूट गया। वो आवाज दर्द, गुस्से और हैरानी का मिक्स थी। दरिंदा लड़खड़ाया, मगर अभी गिरा नहीं था। इसी पल मिस्टर जोसेफ की मैम ने भी देर नहीं की। उनकी राइफल घूमती हुई बाघ की ओर उठी। जब बाघ घायल हालत में ऊंची घास के समंदर में घुस रहा था, तब उनकी गोली सीधी उसके कूल्हे में जा लगी। अब मंजर और भी खौफनाक हो गया। ऊंची घनी घास, नीचे कीचड़ भरी जमीन और कहीं बीच में घायल बाघ। हर कदम जैसे मौत को दावत दे रहा था। मेम साहब ने जिद की कि घायल बाघ को इसी वक्त ढूंढा जाए। ये काम कानूनन और रिवायत के खिलाफ था, लेकिन मेहमान के जिद के आगे बात मान ली गई। कुछ घंटे आराम के बाद शाम 5 बजे
हम 6 हाथियों पर सवार होकर खून की लकीर देखते हुए आगे बढ़े। हमारे हाथी पर मिस्टर जोसेफ और उनकी मेम मेरे साथ थे। कीचड़ में हाथी के कदम और भी भारी हो गए थे। अभी मुश्किल से 50 कदम चले होंगे कि हाथी का पैर जैसे किसी चीज से टकरा गया। अगले ही पल एक घन गरज भरी आवाज गूंज उठी। घास के बीच से बाघ ने अचानक झपटा मारा और हाथी की सूंड को पकड़ लिया। उसने अपने पंजे सूंड में गाड़ दिए और दांतों से उसे कसकर झटके देने लगा। कयामत का शोर मच गया। हमारा हाथी चिंघाड़ने लगा। बाकी हाथी भी डर के मारे चीखने लगे। बाघ घास में छुपा हुआ था। सिर्फ कभी-कभी उसका साया या जिस्म का हिस्सा नजर आता। हमारा हाथी दाव लगा रहा था कि कभी उसे अपने आगे के पैरों से रौंद दे, कभी सूंड में लपेट ले। उसने खतरे की खास आवाज निकाली। ये आवाज सुनते ही बाकी हाथी भी बेचैन होकर मदद के लिए आगे बढ़ने लगे। इसी उथल-पुथल में हमारे हाथी ने अपना आगे का धड़ नीचे झुका दिया। इसी झटके में मिस्टर जोसेफ अपना संतुलन खो बैठे और हाथी के आगे की ओर गिरने लगे। बाघ पर गिरने से बचने के लिए उन्होंने तुरंत बाईं दिशा में छलांग लगा दी। वो घास में गिरे, बाघ से 4-5 गज दूर। उस लम्हे जंगल में हर सांस रुक सी गई। सबकी नज़र बस इसी पर टिकी थी कि अब क्या होता है। मेम साहब ने पूरा सब्र और हौसला दिखाया। वो हाथी के हौदे से मजबूती से चिपकी हुई थीं। उनकी राइफल की नाल कभी बाघ की ओर होती, कभी मिस्टर जोसेफ पर टिक जाती। वो दोनों को एक ही नज़र में नाप रही थीं। बाघ हाथी की सूंड में अपने पंजे गाड़ चुका था और दांतों से उसे कसकर पकड़कर झटके दे रहा था। हर झटके के साथ पूरा हाथी हिल जाता। इस बात का पूरा खतरा था कि हम सब भी हाथी से नीचे गिर पड़ेंगे। ऐसे हालात में फायर करना बहुत ही खतरनाक था। फिर भी मेम साहब ने अपनी सांस संभाले रखी। पीछे बैठा हाथीबान अंकुश और पैरों के इशारों से हाथी को संभाल रहा था और उसे लड़ने पर मजबूर कर रहा था। हाथी की खास खतरे वाली आवाज़ ने बाकी हाथियों पर जादू जैसा असर डाला। सब हाथी बेचैन होकर आगे बढ़े, खौफ को नज़रअंदाज करते हुए बाघ की ओर लपके। उनमें से एक हाथी ने अपनी सूंड बाघ की ओर बढ़ा दी ताकि उसे पकड़ सके। बाघ की नज़र उस नई सूंड पर पड़ गई। उसने जख्मी सूंड को छोड़कर अपना सर उठाया और जैसे ही उस ओर देखा, मेम साहिब की राइफल से गोली निकली। वो गोली सीधी बाघ के सर में जा लगी। फायर के झटके से मेम साहिब खुद भी लड़खड़ा गईं। राइफल उनके हाथों से छूटकर नीचे गिर पड़ी। बाघ का सर फट चुका था। इसी पल हाथी ने मौका देखकर उसे अपने पैरों से रौंद डाला। मिस्टर जोसेफ हड़बड़ी में खड़े हो गए। उनके हाथ खाली थे, राइफल जमीन पर पड़ी थी। अगर बाघ ने उन्हें गिरते हुए देख लिया होता तो शायद इस मैदान का मंजर कुछ और ही होता। दोस्तों, ये स्टोरी तो यहीं समाप्त होती है, लेकिन ऐसी और बहुत सारी रोमांच से भरी असली घटनाओं पर निर्धारित स्टोरीज आपके लिए लाता रहूँगा। आप अपने इस चैनल को इसी तरह प्यार और सम्मान देते रहिए। गुड नाइट।